हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर मुकेश पूर्वा। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सेशन, जिसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डी ग्लूकोज की हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। तो लिमिटेशन हमने पढ़ ली थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की क्या क्या लिमिटेशन है वो हमने पढ़ ली थी। तो एक बार मैं पहले वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो लिमिटेशन क्या थी? ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज की लिमिटेशन क्या थी? तो सबसे पहली उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि ग्लूकोज के अंदर सीएचओ ग्रुप मौजूद होता है। सीएचओ का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होते हुए भी ये एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस शो नहीं कर पा रहा है। तो कौन कौन सी रिएक्शंस शो नहीं कर पा रहा है? तो ये रिएक्शंस हमने देख ली थी, कल हमने पढ़ लिया था बच्चों, अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था। दैट ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP। व्हाट इज 2,4-DNP? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है ग्लूकोज, जबकि एल्डिहाइड 2,4-DNP के साथ में रिएक्ट करता है और 2,4-DNP प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद में हमने कल डिस्कस किया था ग्लूकोज डू नॉट रिस्पॉन्ड विद सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल reactions. It is very important chemical reagent to detect the aldehydic or ketonic group present in the carbonyl compound. लेकिन ग्लूकोज के अंदर सीएचओ ग्रुप होता है, ग्रुप होते हुए भी ये सिर्फ रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। इससे हमें ये थोड़ा सा इसमें शक हो जाता है ग्लूकोज के अंदर कि ये जो सीएचओ ग्रुप है और जो ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर्स है, ये कहीं रिंग के अंदर तो नहीं है। मतलब ये जो सीएचओ है कहीं रिंग बनाने में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है। ये इन बातों से हमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा हमें डाउट हो जाता है। तो सेकेंड, हम इसकी रिएक्शंस कल हमने देख ली थी, दैट ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन। तो हाइड्रोक्सिलेमिन से ग्लूकोज रिएक्ट कर पाता है और ऑक्सिजन बनाता है, ऑक्सिजन बना लेता है। लेकिन ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है वो हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट नहीं करता। देखो, पेंटा एसीटेट के अंदर भी ये सीएचओ ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप होते हुए भी ये हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट नहीं करता। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर सीएचओ ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड जिसके अंदर सभी में सीएचओ ग्रुप होता है एल्डिहाइड के अंदर। तो एल्डिहाइड क्या करते हैं बच्चों, जिसमें सीएचओ ग्रुप होता है वो क्या करता है, Na2OH मतलब हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट करने के बाद में वो क्या बना लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर सीएचओ ग्रुप होगा तो वो ऑक्सीजन बनाएगा। ग्लूकोज की पेंटा एसीटेट स्ट्रक्चर्स के अंदर सीएचओ ग्रुप है, लेकिन सीएचओ ग्रुप होते हुए भी ये ऑक्सीजन नहीं बनाता है। तो इससे भी ये थोड़ा डाउट होता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की जगह रिंग चेन स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। और थर्ड, हमने कल पढ़ा था बच्चों, जो नॉर्मल एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स है ना, वो एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों, हेमी एसीटेल बनाते हैं। जब एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, हेमी एसीटेल। और हेमी एसीटेल फिर एक 1 मोल ऑफ एल्कोहल से फिर रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, एसीटेल बना लेते हैं। जबकि ग्लूकोज के अंदर सीएचओ ग्रुप मौजूद होते हुए भी ये सिर्फ हेमी एसीटेल ही बना पाता है, हेमी सॉरी एसीटेल नहीं बना पाता, सिर्फ हेमी एसीटेल बनाता है, एसीटेल नहीं बना पाता, ग्लूकोज नहीं बना पाता। जबकि एल्डिहाइड बना लेता है। ग्लूकोज के अंदर सीएचओ ग्रुप है, लेकिन सीएचओ ग्रुप होते हुए भी ये सिर्फ हेमी एसीटेल ही बनाता है। अगर एल्डिहाइड होता, नॉर्मल एल्डिहाइड होता, तो वो क्या कर लेता, वो पहले हेमी एसीटेल बनाता, उसके बाद में 1 मोल ऑफ एल्कोहल से फिर रिएक्ट करता और क्या बना लेता, फाइनली एसीटेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ग्लूकोज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन कर पाता है, एक ही मोल ग्लूकोज से रिएक्ट करता है, और एक मोल ग्लूकोज से रिएक्ट करके एल्कोहल का एक मोल ग्लूकोज के एक मोल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हेमी एसीटेल बनाता है, एसीटेल नहीं बनाता। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशंस कल जो मैंने आप लोगों को बताई थी वीडियो लेक्चर्स के अंदर, और वीडियो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसकी लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप जाइए उसको देखिए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ, उसको उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, म्यूटा रोटेशन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है म्यूटा रोटेशन से। तो म्यूटा रोटेशन क्या है? तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है बच्चों। किसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ है? फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज की साइक्लिक स्टेटस को प्रूफ करने में एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास में प्रूफ है। ये प्रूफ ये शो करता है कि दैट ग्लूकोज इज फाउंड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड नॉट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। जो ये म्यूटा रोटेशन का जब हम पॉइंट पढ़ लेंगे बच्चों, इसको हम समझ लेंगे, तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा, हमें इससे ये पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है बच्चों वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं होता है, जबकि वो किसके अंदर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए हमें क्या करना बच्चों, ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करना है। और ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं, हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन दो टाइप से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप से हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन कर पाएंगे और कौन कौन से हमें ग्लूकोज के फॉर्म मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने बताया बच्चों ग्लूकोज तो इसका जो क्रिस्टलाइजेशन करना है ना, हमें दो टाइप से हमें इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। कौन कौन से दो टाइप के क्रिस्टलाइजेशन होंगे इसमें मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमें इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है, सबसे पहले हमें इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है फ्रॉम द हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन, फ्रॉम हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन एट 303 केल्विन। और 303 केल्विन का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस। जब हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे बच्चों हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन से 303 केल्विन और 30 डिग्री सेल्सियस, वी गेट अल्फा डी ग्लूकोज। हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या मिलेगा हमें, अल्फा डी ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी टाइप से अगर हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं बच्चों, ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं फ्रॉम हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन, सेम यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। 371 केल्विन का मतलब है यहाँ पे बच्चों 98 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन से 371 केल्विन पे, मतलब 98 डिग्री सेल्सियस पे, वी गेट बीटा डी ग्लूकोज। क्या मिलेगा हमें बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दो टाइप के ग्लूकोज मिलते हैं। जब हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं बच्चों फ्रॉम हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन एट 303 means 30 degree Celsius, we get alpha D glucose, whereas when we crystallize the glucose from its hot alcoholic solution at 371 Kelvin, that is 98 degree Celsius, we get beta D glucose. अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना बच्चों, इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 101 डिग्री, इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन किया हमने हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशंस का 98 डिग्री सेल्सियस पे और हमें मिला बीटा डी ग्लूकोज, इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 19.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 19.2 डिग्री, 19.2 डिग्री इसका होता है एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन को समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑप्टिकल एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जब आप लोगों को समझ में आ जाएगी तब आपको एंगल ऑफ रोटेशन भी समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता देता हूँ, जिन बच्चों को एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जब उनको हम पोलरीमीटर के अंदर से पास करते हैं, जो ऑप्टिकली कंपाउंड होंगे ना बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनको अगर हम पोलरीमीटर के अंदर पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। वो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा देंगे या फिर राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा देंगे। ग्लूकोज के केस के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज के केस में जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाते हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों ग्लूकोज,
वो हम डी प्लस ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, डी प्लस ग्लूकोज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवाता है। अल्फा डी ग्लूकोज किस एंगल से रोटेट करवा देगा उस प्लेन पोलराइज लाइट को, 101 डिग्री 111 डिग्री से 111 डिग्री के एंगल पे उसको रोटेट करवाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, जबकि बीटा डी ग्लूकोज है उसी प्लेन पोलराइज लाइट को 19.2 डिग्री पे रोटेट करवाता है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्लेन पोलराइज लाइट का क्या होता है और किस टाइप ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। अब हमें ये समझना है बच्चों कि जब हम ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है हमें, तो ये भी देखा गया है कि कुछ टाइम बाद में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जब हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिला है, बीटा डी ग्लूकोज मिला है, अल्फा डी 30 डिग्री पे मिलेगा, बीटा डी 98 पे मिलेगा। जब ये हमें ग्लूकोज मिल जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को, जब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन का अलग अलग टेम्परेचर पे, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज मिलते हैं। जब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसको कुछ देर तक रखते हैं तो क्या होता है, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने लग जाता है। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हमें अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म मिलते हैं। अल्फा फॉर्म भी मिलेगा और बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा साथ में बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों मिलते हैं तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, वो चेंज हो जाता है। एंगल ऑफ रोटेशन वो चेंज होकर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री हो जाता है। कब हो जाएगा बच्चों, कुछ टाइम के बाद में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब अल्फा और बीटा फॉर्म का जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 52.5 डिग्री हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो बात समझ में आ गई आप सभी को, क्या होता है म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज का जो हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाना 30 पे, अल्फा डी मिलेगा, अल्फा डी का एंगल ऑफ रोटेशन 111 डिग्री होता है। इसी टाइप से हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशंस का क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे हम 98 डिग्री सेल्सियस पे, हमें मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 19.2 डिग्री होता है। कुछ टाइम के बाद में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन कितना मिलेगा हमें, 52.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 52.5 डिग्री मिलेगा। ये क्या, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब ये जो म्यूटा रोटेशन की जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये मैकेनिज्म ये क्या शो करती है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। जब ग्लूकोज के अंदर कोई भी एक रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होगी तभी ये म्यूटा रोटेशन की कंडीशन एस्टेब्लिश हो पाएगी। अगर ग्लूकोज के अंदर रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होगी तो ये म्यूटा रोटेशन की कंडीशन आएगी ही नहीं। मतलब ग्लूकोज के अंदर म्यूटा रोटेशन की कंडीशन आती है, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या है बच्चों, एक रिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो मैं इस पूरे को रब कर रहा हूं और आपको दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में जो बीटा डी ग्लूकोज है ना बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज मिलता है हमें 63%। अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है हमें, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा हमें 36%। और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज ये मिलेगा हमें 1%। 63% मिलेगा बीटा डी, 36 मिलेगा हमें अल्फा डी और ओपन चेन मिलेगी हमें सिर्फ 1%। तो ये क्या शो करती है बच्चों, इनका रेशियो क्या शो करता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये हमने ये भी पता लगा लिया कि इसका जब ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन हम 98 पे करते हैं ना तब हमें बीटा डी मिलता है। ग्लूकोज का जब हम क्रिस्टलाइजेशन 30 पे कर देते तो अल्फा मिल जाता है। तब जब ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों वो ज्यादा स्टेबल होता है। साथ में
ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। बीटा डी ग्लूकोज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, 63% मिलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। तो ये प्रूफ करता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज होती है बच्चों, वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होती है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर जो बीटा डी ग्लूकोज है ना बच्चों, ये प्रोडोमिनेंट होता है। ये प्रोडोमिनेंट होता है। बीटा डी ग्लूकोज इज प्रोडोमिनेंट इन द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉइंट समझ में आ गया तो हम इसकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में बनानी है, आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स सॉरी इसकी रिंग चेन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ डी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है। अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर बच्चों क्या होगा, ये हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे बच्चों, कार्बन के ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे। ऑक्सीजन एक बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक बार पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और ये H+ के फॉर्म में जो हाइड्रोजन बाहर निकला है, ये H+ किससे जाके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। जब इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा तो अब मैं इसकी बना रहा हूँ बच्चों कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए ध्यान से देखेंगे इसको। C, यहाँ पे OH, देखो ये कार्बन और ये इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया था बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया था। ध्यान देना, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा है। ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास में था पहले से। दिस इज द सेकेंड कार्बन। ये जो थर्ड कार्बन है ना, ये स्पेशल है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये स्पेशल है। तो ये स्पेशल है तो यहाँ पे H लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर OH लिखना है। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, ये है नेक्स्ट कार्बन OH, H 1 2 3 4। अब ये जो हमारे पास में है ना, ये फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन ने इस ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चों, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ में क्या बनाया है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है। ये इस ऑक्सीजन ने बच्चों इस कार्बन की ऑक्सीजन ने, ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया है। अब ये बॉन्ड किस टाइप से बन रहा है, ये बॉन्ड स्पेशल टाइप से बॉन्ड बना हुआ है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर इसकी। तो ये इस टाइप से यहाँ पे जाके जुड़ता है, इस टाइप से आके यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H, देन यहाँ पे CH2OH। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से बच्चों। अब ये स्ट्रक्चर किस टाइप से बनी है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे किस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स बनी है। मैं इसको वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, वापस एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों ग्लूकोज की, इसमें ये जो 5वां नंबर का कार्बन है, 5वें नंबर कार्बन पे OH है ना, यहाँ पे OH में से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों, वो H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। अब हमें यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे CHO के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ से आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, OH बन जाएगा। तो ये OH मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे COH। तो ये मैंने लिख दिया COH, ये हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। अब ये मैंने देखो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर ऐसा कैसे लिखा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ नंबर कार्बन पे मैंने क्या किया बच्चों, फिफ्थ नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन है ना, फिफ्थ नंबर का जो कार्बन का ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड बना है, यहाँ पे बना है बच्चों हेमी एसिटेल बना है। यहाँ पे क्या बना है, हेमी एसिटेल। और हेमी एसिटेल कब बनता है बच्चों, मैंने अभी बताया है आप लोगों को। हेमी एसिटेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों,
एल्डिहाइड की रिएक्शंस किससे करवानी पड़ती है? एल्डिहाइड की रिएक्शंस जब हम करवाते हैं एल्कोहल से। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शंस करवा देते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शंस किससे करवाएं बच्चों? एल्कोहल से करवाते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है? हेमी एसीटेल बनता है। क्या बनता है हमारे पास में? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। और एक्चुअल में हेमी एसीटेल है क्या चीज, मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ बच्चों। हेमी एसीटेल किस टाइप से बनता है, हेमी एसीटेल का मॉलिक्यूल किस टाइप से बनता है, तो ध्यान देंगे किस टाइप से हेमी एसीटेल का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो देखिए इधर ये मैंने बनाया बच्चों, 1 मिनट, ये मैंने बनाया बच्चों, ये सी, ये ओ, आर और एच। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है बच्चों? एल्डिहाइड। सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में जरूर से लिख के बता दीजिए कि हाँ सर ये हमें पता था। ये ROH। अब ये ROH क्या है बच्चों? एल्कोहल है ना, आप सभी लोगों को मालूम होगा ये एल्कोहल है। ये एल्डिहाइड और एल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? हेमी एसीटेल बनेगा। किस टाइप से बनता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से यहाँ पर भी बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। अब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो H है ना, ये H, ये बॉन्ड पूरा ही ब्रेक हो जाएगा। और ये H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों? H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगा तो ये किस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाएगा? ये इससे जुड़ेगा, तो ये किस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाएगा बच्चों? सब ध्यान से देखना है इसको। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी लगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर से हमें चैट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, हमें बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखो यहाँ पे कार्बन के पास में ऑक्सीजन के पास में जो डबल बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो देखो ऑक्सीजन अब नेगेटिव है तो H प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये H प्लस जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? OH बन गया। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देखो OR, ये जो है ना, ये नेगेटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन किससे जुड़ेगा बच्चों? इस कार्बन से जुड़ेगा। तो इससे मैं अगर जोड़ देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ OR। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों? हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। ये क्या बन गया बच्चों? ये जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? हेमी एसीटेल। ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वाला मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलूंगा? हेमी एसीटेल। तो देखो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी है क्या? यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी है क्या बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी है। कैसे बनी है सर यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर्स? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ी है? इस कार्बन से जुड़ी है। यहाँ पर भी देखो ये ऑक्सीजन है, कहाँ से जुड़ी है? कार्बन से जुड़ी है। ध्यान आ रहा है आपको? समझ में आ रही बात? ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये वाली ऑक्सीजन किससे जुड़ी है? इस कार्बन से जुड़ी है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है? कार्बन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो ये हाइड्रोजन है ना, वो किससे जुड़ा था? इसकी ऑक्सीजन से जुड़ा था, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनी है। तो मतलब यहाँ पे क्या बन गया? हेमी एसीटेल बनता है। हेमी एसीटेल बनता है किसके अंदर? जब ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये हमने बताया बच्चों, कौन सी स्ट्रक्चर्स बना दिया हमने? अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया। अब मुझे बनाना है बच्चों बीटा डी ग्लूकोज, तो मैं बीटा डी ग्लूकोज भी बता रहा हूँ। तो बीटा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए मुझे ये पूरी ड्राइंग को रब करनी पड़ेगी, तो मैं इस पूरी ड्राइंग को रब कर रहा हूँ बच्चों। जल्दी से आप लिख लो, पॉज करके लिख लो जल्दी से। तो चलिए हम बता देते हैं बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स। तो मैं बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस जो एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक कार्बन के अंदर फ्लिप करना है। तो एनोमेरिक कार्बन के अंदर फ्लिप आउट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है उसका भी मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये कार्बन OH देन H, और ये